बेसुध हालत में एक लड़की जिसने अपने आधे हिस्से पर कपड़े पहने हुए थे और उसने आधे हिस्से पर कपड़े नहीं पहने थे। वो लड़की लगभग 65 किलोमीटर तक सफ़र 1 घंटा 40 मिनट में तय करती रहती है, चलती रहती है। यह दिल्ली वह क्षेत्र था जहाँ से हर वक्त हजारों लोग यूं ही गुजर जाते हैं। पुलिस भी तैनात रहती है, तमाम कैमरे भी रहते हैं, लेकिन इतने देर में इस सफ़र के अंदर उस लड़की को किसी ने कैमरे में देखा नहीं। किसी पुलिस वाले ने भी नहीं देखा और ना ही किसी राहगीर ने देखा। लेकिन लड़की राहगीर, एक भला मानुस, उस लड़की को देख लेता है। तब देख लेता है जब वह सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। तब पता चलता है कि इसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। अब इस गांव की बात गोजपुरी पुलिस में पहुंच जाती है, लेकिन इस पुलिस मामले को बिल्कुल दबा देती है, शांत कर देती है। इसमें एक महिला ऑफिसर होती है, महिला ऑफिसर एसपी ऐश्वर्या सिंह। जैसे उनकी नज़र इस केस पर पड़ती है तो कसम खाते हैं कि जब तक उन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा नहीं देंगे तब तक वह चैन से बैठेंगे नहीं। एक टीम भी गठित करती हैं और टीम में कहती हैं यदि किसी को आराम करना है या किसी को खाना खाना है तो वो जा सकता है। टीम में वही रहेगा जिसे आराम की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है और खाने की ज़रूरत नहीं है। घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है, न केवल पूरी दिल्ली में बल्कि जहाँ जहाँ तक इस घटनाक्रम की गूंज फैलती है वहाँ वहाँ तक लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यह घटना निर्भया कांड की याद दिलाता है, वो निर्भया कांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और घटना, आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के काले खान का एक इलाका होता है। फुटपाथ पर वह किनारा था। 11 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 1 बजे के आसपास का यह वाक़या था। नौसेना का एक आखिरी अधिकारी निकला हुआ था, जा रहा था। उसकी नज़र फुटपाथ पर पड़ी हुई थी। एक लड़की पर पड़ जाती है। उस लड़की के तन पर आधे कपड़े थे, आधे कपड़े से ज़्यादा हिस्से में कपड़े नहीं होते हैं। उन्होंने उस बहुत करीब पर जाकर देखा तो उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लड आ रहा था। वह सोच लेते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। तुरंत ही पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं। कंट्रोल रूम को फ़ोन करने के बाद पुलिस मौके पर आती है। जैसे ही पुलिस मौके पर आती है, उस लड़की को एक सीधा एम्स में लेके पहुंच जाते हैं। एम्स में जब उस लड़की को भर्ती कराया जाता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं, जब उसका उपचार करते हैं तो उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो लड़की बेसुध थी, वह बोलने की स्थिति में नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग पर कोई भारी असर पहुंचा हो। जाहिर सी बात है, जब डॉक्टर ने बोला तो कोई भी समझ जाएगा कि हाँ, भारी असर क्यों रहा होगा। दरअसल के साथ बार बार बलात्कार किया गया था, सामूहिक बलात्कार किया गया था। कौन सा, वो किसने किया था, ये सवाल कैसे तलाश करें, कैसे ढूंढें, बस यही पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। आखिरकार करें तो क्या करें। जब उस लड़की को बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लड़की बेसुध हो जाती है, बोलने की स्थिति में नहीं रहती है। मानसिक रूप से लग रहा था कि पूरी तरह से बीमार हो चुकी है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रही थी। डॉक्टर उसका उपचार शुरू कर देते हैं। फिर डॉक्टर से एक बार बात करते हैं, कहते हैं कि यदि वह नौसेना का अधिकारी इस लड़की को नहीं देखता, उसे वक्त पर हॉस्पिटल ना लाका, तो शायद यह मर जाती या मर सकती थी, यह बच नहीं पाती, क्योंकि इसका जो ब्लड था प्राइवेट पार्ट से भारी मात्रा में बह चुका था। जब दिन पर दिन बीत रहे थे, पुलिस वाले परेशान हो रहे थे। एसपी ऐश्वर्या सिंह अब इस मामले की अगुवाई कर रही थी, पड़ताल कर रही थी। वो सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि करें तो क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें इस घटना की, कैसे पता चले कि क्या हुआ है और कहाँ हुआ है, कौन है वो लोग जिन्होंने इसके साथ इतना गंदा काम और इतना घिनौना कृत्य किया है। तभी एक आइडिया आता है और इसी आइडिया के बीच में एक महिला सिपाही होती है। उस महिला सिपाही को सादा वर्दी में उस जगह पर भेजा जाता है। इससे बात कर रही थी जैसे ही कितनी हमदर्द हो उस लड़की के, उसके साथ जाकर, जिसके साथ गलत और गंदा घिनौना कृत्य हुआ था, उसके पास जाना है, उसके साथ बातचीत करना है, उसको खाने का सामान देना है,
उसकी छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। अब वो लड़की जो थी बेसुध थी, जिसके दिमाग काम नहीं कर रहा था, उस लड़की को अपना दर्द समझाने लगी। जैसे उसको अपना हमदर्द समझाने लगती है, दोस्त समझने लगती है, तब वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी फरियाद सुनने वाला कोई आ गया है। अब उस महिला सिपाही के सामने इस लड़की ने जो कई दिनों से उसका इलाज चल रहा था, उसके दिमाग का इलाज चल रहा था, जिसके शरीर का इलाज चल रहा था, उसने अब बोलना शुरू किया। उसने बताया कि वो उड़ीसा की रहने वाली है और उड़ीसा में एक MSW यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क, एम्स में इसने कोई कोर्स किया है। यह कोर्स समाज सेवा के लिए कोर्स करते हैं। MSW उस कोर्स को करने के बाद उसे नर्सिंग कोर्स किया। इसी बीच में उसे एक दोस्त से बात होती है। दोस्त उसका दिल्ली में रहता था। दिल्ली वाले दोस्त कहता है कि अगर आपको अच्छा करियर बनाना है, आपको कुछ आगे बढ़कर कुछ करना है, तो आप उड़ीसा को छोड़कर आप यहाँ दिल्ली आ जाइए। यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, यहाँ पर बहुत सारा काम किया जा सकता है। लड़की होनहार होशियार, अब उसने जो कोर्स किया है उसी के हिसाब से नर्सिंग कोर्स हो या MSW हो, तो उसे उस कोर्स के हिसाब से गरीब बच्चों को मदद करना शुरू कर दिया, साथ ही गरीब महिलाओं की मदद करना शुरू कर दिया। ऐसे असहयोग लोगों की मदद करना शुरू कर दिया, जैसे क्या मदर टेरेसा किया करती थी। इसी तरह से उसकी ज़िंदगी आगे चल रही थी। लेकिन जिस दोस्त इस लड़की को दिल्ली बुलाया, जिस दोस्त ने कहा था कि तुम दिल्ली आना, तुम्हारी मदद होगी, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर तुम बहुत सारा काम कर सकते हो, वो लड़की उस लड़के को बोझ लेने लगती है। उसे लग रहा था कि जैसे ही अब पता नहीं वो उसी के लिए जो कमाया हुआ खाती है, उसी के यहाँ रहती है, करे तो क्या करे। अब उससे थोड़ा दूर हटने लगती है। अब इस लड़की को पता लगता है कि यहाँ पर रहेगी तो शायद सही नहीं है, इसलिए उसने अपने दोस्त की उस जगह को छोड़ा और वो किशनगढ़ के इलाके में पहुँच जाती है। वहाँ पर नानों के साथ रहना शुरू कर देती है। नान समाज सेवा करती है, गरीबी को मदद करती है, असहाय की मदद करती है। लेकिन यहाँ रहते रहते उस लड़की का जो मानसिक संतुलन था वो बिगड़ने लगता है। अच्छी खासी पढ़ी लिखी नर्सिंग का कोर्स, MSW का कोर्स उसने जो किया हुआ था, उड़ीसा से दिल्ली अपना करियर बनाने के लिए आई थी और अचानक ही उसका मानसिक तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब रहने लगती है। वह अचानक से यहाँ से निकल जाती है, चली जाती है। जुलाई 2024 में किशनगढ़ का वह इलाका छोड़ देती है और नन इस बात की शिकायत करती है जाकर थाने में कि हमारे यहाँ पर एक लड़की रहती थी, वह अचानक से चली गई है। अब ये लड़की ने नया ठिकाना ढूंढ कर रहना शुरू कर दिया है। जैसे बस स्टॉप, जैसे ओवरब्रिज, जैसे कि रेलवे स्टेशन या ओवरब्रिज के किनारे जो फुटपाथ होते हैं, वहाँ पर इस तरह से रहती चली जाती है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि दिल्ली सेफ़ नहीं है, दिल्ली में कुछ भी हो सकता है। और 10-11 अक्टूबर 2024 की वह रात होती है। रात के लगभग 9 बजे के आसपास का वाक़या था। ये लड़की IIT राज्य घाट के पास थी। तभी रात के लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। दो व्यक्ति आते हैं। एक का नाम प्रमोद उर्फ बाबू होता है, और जो कि दिल्ली नरेल में अस्थायी रूप से रह रहा था, लेकिन अस्थायी रूप से अमरतर अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। शामसूल उर्फ राजू, जो कि गांधीनगर दिल्ली में अस्थायी रूप से रह रहा था, वैसे वो मूलतः रहने वाला का बकरी सलोना बेगूसराय बिहार का रहने वाला था। होता है इन दोनों की नज़र पड़ती है। शमसूल जो होता है वो दोनों पैरों से विकलांग होता है, यानी कि ठीक ठाक से चल नहीं पा रहा था। हाथ की भी हालत ऐसी ही थी। दूसरा जो प्रमोद होता है वो भी राक्षस से कोई कम नहीं था। इस लड़की को अपने साथ लेकर जाते हैं सुनसान झाड़ियों के पास, जहाँ मेट्रो स्टेशन है उसी के पास कुछ झाड़ियाँ भी थी, उसके पास लेके जाता है। वहाँ दोनों उसके साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार करते हैं। जो लड़की विरोध करने की स्थिति में इसलिए नहीं थी
कि उससे मानसिक रूप से ज़्यादा आघात पहुंचा था। किसी बात को लेकर वो परेशान रहती थी, समझ नहीं पा रही थी क्या करे तो क्या करे। दोनों मिलकर उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य कर रहे थे। मन भर जाता है। उसके बाद इन दोनों इस पर लड़की पर नज़र पड़ती है। एक ऑटो वाला DLORAA 9327 प्रभु महतो का ये ऑटो होता है, जो कि कोटला मुबारक दिल्ली का रहने वाला होता है अस्थायी रूप से, लेकिन अस्थायी रूप से मोतिहारी गया घाट बिहार का रहने वाला होता है। उसने जब इन तीनों को देखने के बाद उस लड़की को अपने ऑटो में बिठाया। साथ जो उसके वो दर जो थे, एक का नाम प्रमोद, दूसरे का नाम शमसूल, उनको भी ऑटो में बिठाया। ऑटो में बिठाने के बाद इनको यहाँ से रिंग रोड फिरोजा शाह कोटला की तरफ ले जाता है। वहाँ पर किला होता है, किला पीछे जो सर्विस मार्ग होता है उसके पास ले जाकर फिर से बलात्कार करते हैं और तीनों मिलकर उसके साथ तब तक यह गंदा घिनौना कृत्य करते हैं जब तक उनका मन नहीं भर जाता है। इसके बाद वह अचानक अपनी जगह से निकल जाते हैं। लड़की वहाँ रहती है। अब लड़की जो हमें होश आता है तब रिंग रोड से वो आश्रम की तरफ चलती है। चलते चलते वह लगभग सरायकाली कहाँ तक पहुँच जाते हैं। 6.1 किलोमीटर पैदल कोई इस रास्ते को सफ़र तय करता है और धीरे धीरे चलता है। कम से कम 2 घंटे में पहुँचेगा, यानी कि 3.1 किलोमीटर उस लड़की की एक नज़र पहुँचती है। और जब भी बैठी हुई थी सर्विस रोड के किनारे, नज़र पहुँचती है एक नौसेना के अधिकारी ने उसे देखा। उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस इसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में जब बातचीत नहीं हो पाती है तब एक महिला सिपाही बातचीत करती है और पूरी कहानी उसे समझाती है। अब इसी स्थिति में 10 टीमें बनाई जाती हैं। SP ऐश्वर्या सिंह के नेतृत्व में 10 टीमें बनाती हैं और यह कहा जाता है कि जिस किसी को भी भूख लगती है, जिस किसी को भी काम नहीं करना है, वो टीम का हिस्सा न बने। बस यहाँ पर इसी लड़की को इंसाफ दिलाना है और इसी टीम का हिस्सा बनेंगे। टीम ने काम करना शुरू कर दिया और काम करने के बाद लगभग 700 कैमरे देखे जाते हैं। 150 ऑटो वालों को पकड़ा जाता है, क्योंकि ऑटो की लीड तो मिल चुकी थी, साथ ही लीड मिली थी विकलांग लड़के की, जो विकलांग होता है। अब पुलिस ने अपना काम किया। 21 दिन लगे पुलिस को, लेकिन 21 दिन में पुलिस आखिरकार उन दरिंदों तक पहुंच जाती है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जैसे ही निर्भया के साथ दरिंदगी हुई, यह दरिंदगी जो हुई थी उड़ीसा के इस लड़की के साथ कम नहीं है। उड़ीसा तक बात जब पहुंचती है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री दिल्ली की सरकार से, दिल्ली की पुलिस से बातचीत करते हैं और इस मामले में उचित कदम उठाने की मांग करते हैं। दोस्तों, निर्भया के जो दोषी होते हैं उनको तो फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन इस लड़की के साथ निर्भया जैसा कोई कम अपराध नहीं हुआ। देखने वाली बात यह थी कि क्या अपराधी फांसी के फंदे पर चढ़ा या फिर वैसे ही कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते लड़की अपने मजबूर होकर अपने चली जाएगी और जो अपराधी होंगे कुछ दिन के बाद छूट जाएंगे। क्या ऐसा ही होगा या फिर निर्भया के दोषियों की तरह इनको भी फांसी फंदे पर चढ़ाया जाएगा? हम अपनी इस कहानी के माध्यम से अधिकारियों से अपील करेंगे कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और इन आरोपियों को कम से कम समय में फांसी के फंदे पर चढ़ाकर वैसे ही मिसाल पेश की जाए जैसे निर्भया के दोषियों के साथ हुआ था। आज दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और सचेत करना है। धन्यवाद।